हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं आगे अपने पहले टॉपिक पर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आज का टॉपिक है पहला हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में याद करते हैं YDSE। ओके, तो इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ वेव नेचर। फर्स्ट कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट कब दिया? इन 1801। दूसरी क्या बात थी, इस एक्सपेरिमेंट में हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम कंडीशन मोनोक्रोमैटिक लाइट की ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यंग ने किया, उन्होंने यूज क्या किया था? सनलाइट यूज किया था। ओके, तो जरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये हमने लिया सबसे पहली चीज एक सोर्स। ठीक है, इस सोर्स के लिए हमने ये एक होल लिया, एक स्लिट लिया। फिर से आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा एक दो पिन होल अरेंजमेंट, यह रहा दो पिन होल अरेंजमेंट, एंड हियर इज अ स्क्रीन। ओके, ये रहा हमारा टू पिन होल्स, मींस ये कौन सा काम कर रहे थे? हमारा स्लिट्स का। यह क्या मिला हमारा था? सोर्स। जरा एक्सेस को समझते हैं, ये रहा हमारा एक्सेस का अरेंजमेंट। ओके, तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इस स्क्रीन पर हमने ओरिजिन लिया, मीन z इक्वल्स टू 0। तो यह दोनों जो स्लिट हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल d कहा। यहां पर ये हमारा एस सोर्स से ये एक वेव फ्रंट इससे पास हो रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा कि यह क्यों S1 S2 लिया अलग अलग? S1 और यह दोनों क्या हुए? हमारे कोहेरेंट सोर्स। पाए कैसे गए? देखो भाई, सोर्स कोहेरेंट सोर्स पाए कैसे गए? यहां से एक वेव फ्रंट निकल रहा, अब यह वेव फ्रंट इन दोनों स्लिट से डिवाइड हुआ, मींस बाय द प्रोसेस ऑफ क्या चीज? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब मन में आ रहा कि क्यों नहीं हम यह जो S1 S2 ले रहे थे, इस S1 S2 की जगह पर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, एक इंपॉर्टेंट बात मिलती है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कैसे? कोहेरेंट। और हम लोगों ने लास्ट टर्म पर याद किया था कि हमें इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। तो कैन नॉट बी कोहेरेंट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्डिनरी सोर्सेज। ऑर्डिनरी सोर्सेज क्यों कह रहे हैं? अगर हम लेजर यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट हो सकते हैं। तो हम यहां पर लेजर की बात नहीं बल्कि ऑर्डिनरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? इनका जो कोहेरेंस टाइम हुआ वो लगभग 10⁻⁻10 सेकंड के ऑर्डर का हुआ। और अगर हमारा कोई कैमरा इस प्रकार का हो जिसका शटर 10⁻⁻10 सेकंड में, इतने टाइम के आसपास में जिसका शटर काम कर सकता हो, ओपन क्लोज हो सकता है, तो उस कंडीशन में उस कैमरे की हेल्प से हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या था? सोर्स एक ले रहे थे, उस एक सोर्स के वेव फ्रंट को दो पार्ट में बांट रहे थे, तो अब ये S1 S2 कोहेरेंट होंगे, जबकि इस कंडीशन में अगर हम दोनों को अलग अलग सोर्सेज ले रहे हैं तो यह कोहेरेंट नहीं होगा। जरा सा इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
चलिए दूसरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं। यह लिया हमने स्क्रीन, ये रहा हमारा एक्सेस, यहां पर हमने लिया, ये हो गए हमारे दो सोर्स S1 और S2, और ये रहा हमारा S। ओके, S सोर्स हो गया, यह क्या हो गए, दो पिन होल्स। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, 2 पिन होल्स S1 और S2 सर्व्स द पर्पस ऑफ क्या चीज, कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, ये रहा हमारा स्क्रीन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने कैपिटल डी लिया और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी, देख ले रहे। अब इस S से जो वेव फ्रंट आया वो यहां पर बट गया, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो चलिए सीधा सीधा जरा एनालिटिकल पार्ट पर लेते हैं, मतलब हम यंग्स डबल स्लिट का कौन सा हिस्सा देख रहे हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि यहां से वेव चली, यहां पर आई, यहां से वेव चली, यहां पर आई। कहां पर आई, यह जो सेंट्रल पॉइंट था, या यहां से वेव चली, यहां पहुंची, यहां से वेव चली, यहां पहुंची। ओके, यह एक वेव S1 से जाने वाली, यह एक वेव S2 से जाने वाली। ओके, ये रहे हमारे S1 और S2। अब इन दोनों वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस का एक पॉइंट P है, जिसे हम ब्राइट या डार्क फ्रिंज कह रहे हैं। तो फ्रिंज क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में इसे भी याद करते हैं। फ्रिंज क्या हुआ, द पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस फॉर्म में मिल रहा है, इंटरफेरेंस इन द फॉर्म ऑफ, पहले कंस्ट्रक्टिव लिया है तो क्या हो गया, मैक्सिमा, बाद में मैक्सिमा और मिनिमा रेस्पेक्टिवली। द पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। किसका मैक्सिमा या मिनिमा, सारी बातें लास्ट टर्न पर हुई कि मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड, मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड। तो हमने यह मान लिया कि दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिंज, मान लिया यह nth फ्रिंज है, nth फ्रिंज। अब दिमाग में आ रहा कि nth ब्राइट या डार्क, तो उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। एंड द पोजीशन ऑफ दिस nth फ्रिंज इज yn फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट O। ओके, चलिए हम यहां से एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं, ये लेट दिस एंगल बी थीटा। अब आप ऐसा करिए, इस S1 से S2P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यह रहा हमारा परपेंडिकुलर, और हमने यहां पर नाम लिख लिया M, यहां नाम लिख लिया N। ओके, तो S1 और S2 हैं कैसे, नैरो स्लिट्स मींस 2 पिन होल्स, नैरो स्लिट्स बोले तो मींस स्मॉल d इज वेरी मच लेस देन कैपिटल D। अब स्मॉल d इज वेरी मच लेस देन कैपिटल D, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है कि यह थीटा जो है वो बहुत ही छोटा होगा। अब अगर यह थीटा, तो सिंपल ज्योमेट्री से समझते हैं, दो लाइन के बीच में जितना एंगल, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल, तो ये हो गया हमारा थीटा। ये एंगल, कौन सा ट्रायंगल हम देख रहे हैं, S1 S2 M। ओके, तो जरा देखिए, इन ट्रायंगल S1 S2 M, S1 S2 M में जरा साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू S2M अपॉन S1 S2। ओके, मींस S2M इक्वल्स टू स्मॉल d साइन थीटा। ओके, हो गया ये।
तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा यह देखते हैं कि P पर एक वेव S1 से गई, एक वेव S2 से गई, तो जो पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू क्या हो गया, S2P माइनस S1P। क्यों S2P माइनस S1P लिखा है, जैसा हमारे डायग्राम में दिख रहा है, S2P इज ग्रेटर, S2P माइनस S1P। अब जरा फिर से समझो, जब यह दोनों बहुत ही पास हैं, यह एंगल बहुत छोटा है, इन दैट कंडीशन S1P लगभग बराबर होगा MP के। सिंस स्मॉल d इज वेरी मच लेस देन कैपिटल D मींस थीटा टेंड्स टू 0। तो जब थीटा टेंड्स टू 0 है तो एक और भी कंडीशन हमारी मिली, साइन थीटा लगभग बराबर हुआ किसके, टेन थीटा के। और एक और कंडीशन क्या मिल रही है, S1P लगभग बराबर हुआ किसके, MP के। देयरफॉर डेल्टा x इक्वल्स टू S2P। अब देखो हम S2P को ब्रेक कर रहे हैं, S2P को ब्रेक किसमें किया, S2M प्लस MP, ओके, माइनस S1P। यह दिख रहा है MP किसके बराबर, S1P, मींस S2M, मान लिए MP की जगह S1P रखा, ये कट गया, चलिए छोड़िए, हो गया डेल्टा x इक्वल्स टू S2M, या डेल्टा x इक्वल्स टू S2M की वैल्यू हमारी मिली d साइन थीटा। अब अगर हम आपसे कहें, ये हुआ हमारा पाथ डिफरेंस, अब अगर हम आपसे कहें कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं होगा, कैसे, जरा यहां देखिए, साइन थीटा टेन थीटा बराबर है, तो हम यहां पर साइन थीटा को किससे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, टेन थीटा से। तो टेन थीटा उस डायग्राम में किसके बराबर हो गया, yn अपॉन कैपिटल D, मींस डेल्टा x इक्वल्स टू dyn अपॉन कैपिटल D। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थोड़ा इसी काम को फिर से देखते हैं। अब जैसे यह टॉपिक आपने 12th में भी पढ़ा, अब आपके मन में यह आ रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं कैसा कैसा कठिन वाला, चलिए ठीक है, जब कठिन वाला आपको लगेगा कि यही वाला याद करना है तो उसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा आगे देखते हैं दूसरे तरीके से, मींस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब इस अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हम सीधे सीधे बचपन वाली ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये चलिए कुछ नाम लिखते हैं। क्या क्या नाम हो गया था, P था, M था, N था, ये हो गया P Q, R भी लिख लें, चलिए R लिख ले रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है S1PQ, उसमें PQ को देखिए yn माइनस d/2। एक ट्रायंगल दिख रहा है S2PR, उसमें PR को देखिए yn प्लस d/2, मींस फ्रॉम ट्रायंगल S1PQ कितना मिल जाएगा, S1P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, yn माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, फ्रॉम ट्रायंगल S2PR, S2P स्क्वायर इक्वल्स टू yn प्लस d/2 स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। देयरफॉर जरा सब्ट्रैक्ट कर दो, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, यहां से ये तो गया, यह मिल रहा है हमें yn d, यहां मिला yn d मींस 2yn d, ओके, 2yn d मिल गया हमें। फिर से आइए, S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P इक्वल्स टू 2yn स्मॉल d,
S2P माइनस S1P को हम कितना लिख सकते हैं? द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये रहा हमारा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2yn स्मॉल डी अपॉन S2P प्लस S1P। अब अगर हम यह देखें, अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपने पहले भी कुछ कैलकुलेशंस किए होंगे प्लस 2 में, ये 120 मीटर, ये 1 मीटर, इसकी वैल्यू निकालिए। फिर से आप वैसा ही अप्रोक्सीमेशन करते हो और कहते हो कि ये वाला एंगल जो है ये टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, ये 120.01 आ रहा। अब इस 120.01 को आप 120 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लिए, तो इसी तरह से वहां पर पहुंचिए। मींस S1P और S2P, S1P और S2P लगभग किसके बराबर हो जा रहे हैं? कैपिटल डी के। इस समस्या को समझिएगा, S1P और S2P दोनों लगभग किसके बराबर हो गए? कैपिटल डी के। क्यों हो रहे हैं? सिंस स्मॉल डी इज वेरी मच लेस देन कैपिटल डी, देयरफॉर S1P लगभग बराबर S2P और यह लगभग किसके बराबर? कैपिटल डी के। देयरफॉर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2yn स्मॉल डी बाई 2d, दैट इज yn स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये रहा हमारा पाथ डिफरेंस। बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। अच्छा, स्मॉल डी अलग लिखा हुआ है भाई, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो अगर मुझे प्रेफर करना हो कि कौन सा ट्रीटमेंट दिमाग में रखने के लिए आसान है, जैसे कैलकुलेशन तो ये लग रहा आसान है, हाई स्कूल जैसा है, लेकिन ये आपको एकदम याद रहेगा। मुझे क्या याद है? डायग्राम याद हो गया। ओके, अब पाथ डिफरेंस को याद क्या करना है? डी साइन थीटा। अब याद किए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मींस yn था, हाइपोटेन्यूज लेना नहीं है, हाइपोटेन्यूज की जगह बेस ले रहे थे, साइन थीटा टैन थीटा के बराबर था, तो कितना आ गया? कैपिटल डी, मींस yn स्मॉल डी बाई कैपिटल डी हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा से आ गया। तो ये याद करने में, याद रखने में आसान होगा। ओके, इसे कंप्लीट करिए, तब आगे चलते हैं। ओके, क्या करना था आगे के काम में? क्या मिला हमारा? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन्स yn अपॉन कैपिटल डी। ओके, इफ कैपिटल P बी द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, कैपिटल P को हमने क्या मान लिया? ब्राइट फ्रिंज मान लिया। तो ब्राइट फ्रिंज कब होगी? मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस हुआ, तो P बी द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, दैट इज कौन सा फेनोमेना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स कितना हो गया हमारा? n लैम्डा। डेल्टा एक्स आया कितना था? d, यहां से लीजिए yn अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा, या yn इक्वल्स टू dn लैम्डा बाई स्मॉल d। व्हाट इज दिस yn? दिस yn इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से अगर हमारा n की जगह n+1 ले या n-1 ले, सिमिलरली पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज, भाई बोलते जा रहे हो, उसी हिसाब से सुनकर के लिख लेना। सिमिलरली पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज, तो कितना हो गया? कुछ नहीं करना है, सिर्फ n के प्लेस पर आप n+1 रख दो। yn+1 इक्वल्स टू dn+1 लैम्डा बाई स्मॉल डी। आगे बढ़ते हैं जरा, ये तो हो गई कौन सी? n+1th की पोजीशन। अब हमने फ्रिंज याद किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाती है। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव
कंसेक्यूटिव लिखते हैं, कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, दोनों सेम होगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ ब्राइट कर रहे हैं तो ब्राइट ही लिख करके आपको बताते हैं। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस दैट इज फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। कितना हो जाएगा ये, सब्ट्रैक्ट कर लो वैल्यूज रख करके, तो आ गया हमारा डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यह किसके केस में आया, ब्राइट के केस में। अब अगर हम मान लें कि वो डार्क था, इफ P be the position of nth डार्क, ओके, तो क्या हो गया, डेल्टा x इक्वल्स टू nth डार्क मींस कौन सा फिनोमेना, डिस्ट्रक्टिव, डेल्टा x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहां पर हमने लिखा था डेल्टा x इक्वल्स टू n लैम्डा, जहां n कहां से शुरू कर रहे थे, 0 1 एंड सो ऑन। यहां पर भी वही काम कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन, ओके। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या थी, डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या वाई एन इक्वल्स टू 2n प्लस 1 कैपिटल डी लैम्डा बाई 2 स्मॉल डी। यह क्या हुआ, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ओके। सिमिलरली फॉर n प्लस 1th डार्क, n प्लस 1th डार्क, तो कितना हो जाएगा, वाई एन प्लस 1 इक्वल्स टू n के प्लेस पर n प्लस 1 रख दो, तो कितना हो गया, 2 1 3, यानी 2n प्लस 3 डी लैम्डा, ये 3 है भाई, 2n प्लस 3 डी लैम्डा बाई 2d। ये मिला हमें n प्लस 1th की पोजीशन। सेम यही वाला काम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डार्क फ्रिंजेस, बीटा बराबर कितना, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, और इसे भी सॉल्व करके कर लो, 3 माइनस 1 2 आया, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना बच रहा है, ये वाला टर्म गया 2/2, यानी कि फिर से वही मिल गया डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब देखो हमने निकाला किसके लिए, निकाला तो था डार्क के लिए, लेकिन आया कितना, वही जो ब्राइट के लिए आया था। मींस ये हमारा डार्क के लिए आया, किसके लिए आया, डार्क के लिए। ब्राइट के लिए भी उतना ही आया था। तो अगर हम एक रिजल्ट याद करना चाहें, क्या रिजल्ट याद करना था, कि ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ तो सेम हो रही है। तो एक लाइन लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट